स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद को 12% पे बरकरार रखा है। एक तवक्को थी कि शायद इसको ग्रेजुअली मज़ीद नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर था वो 1.5% था, 1.5%। एक साथ जुड़ा हुआ मसला है कि कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो 7-8% पे कोई एक जगह पे आके अटक गया हुआ है, उसको नीचे नहीं जा रहा और उसकी बेशुमार वजूहत हैं। शायद उसी को एंटिसिपेट करके अभी ज़्यादा जो तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे ले जाना चाहिए पॉलिसी रेट को, उससे स्टेट बैंक गुरेज कर रहा है। लेकिन अभी भी 11 और 8 के दरमियान में 12 और 8 के दरमियान में 4 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है और ये कमी इनको लानी चाहिए थी। लेकिन एक खौफ है हमारे हुकूमती हलकों में। जनवरी के महीने में $400 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ ये है कि हमने जैसे जैसे शरह सूद को नीचे लाए हैं तो इंपोर्ट्स ऊपर जाना शुरू हो गई। इंपोर्ट्स ऊपर जाएँ तो हमारे पास डॉलर्स नहीं है देने के लिए। बरामदात और दरामदात में अभी भी फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये जो रिमिटेंसेस भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसके साथ हम उसको मैनेज कर रहे हैं समहाउ, और कुछ इंटरबैंक से बाइंग करके जो पुराने कर्ज़े चुकाने हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें ना करें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ अजीबोगरीब हो। अगर स्टेट बैंक इंटरवेंशन छोड़ दे तो हमारे जितने रिज़र्व्स अभी हैं वो रिज़र्व्स इतने नहीं रह सकते। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो ऑफिशियल कमिटमेंट्स के तहत भी पाकिस्तान को पैसे आने थे वो भी जितने वादे थे वो भी नहीं आ रहे। एक और सूरत हाल जो ख़राबी की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में ग्रोथ के नंबर्स बहुत अलार्मिंगली लो हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 0.9% ग्रोथ है, 0.9%। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक इंडिकेटर होना चाहिए कि पाकिस्तान में रिवाइवल हो गई है, इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, वो फर्स्ट हाफ के अंदर 1.6 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन में नेगेटिव ग्रोथ है उसकी, और पिछले कई सालों से ये तनज़ली का शिकार नज़र आता है। तो अभी रिवाइवल के इम्कानात या आसार या कहें कि ये चीज़ें दुरुस्त होने लग गई हैं, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तसल्ली दी जा सके। तो इन्हीं चीज़ों को शायद एंटिसिपेट करते हुए एक कॉशियस सी अप्रोच, एक डरी सी अप्रोच अपनाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। वैसे अगर पॉलिसी रेट को रिड्यूस करें तो फिस्कल साइड के ऊपर इसका फ़ायदा होता है। जो सूद की अदायगी में हमारे हज़ारों अरब जाते हैं हर साल, अब हर साल हम कई हज़ार रुपया सिर्फ सूद की अदायगी में देते हैं। तो अगर 1 परसेंटेज पॉइंट पॉलिसी रेट में फ़र्क आता है तो कोई 300-400 अरब रुपये बजट साइड के ऊपर फ़ायदा होता है, उसको हमने छेड़ा नहीं है। लेकिन ग्रोथ में ही आ जाएँ तो ग्रोथ में इस साल बहुत सारी परेशानियों में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, तो एक परेशानी वाला एरिया जो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में फसलें उगाती हैं उसमें हमारा कमाल कोई नहीं। हम अपनी अकल और अपनी दानिश इस्तेमाल करते हुए अभी पर एकड़ यील्ड में भी इजाफा नहीं कर पाए। जो कुछ उगता है बस उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस साल उसकी भी परेशानी है। पिछले साल हमने एक अहमकों वाली बात कहनी चाहिए कि अहमकों वाली हरकत की हुई है। वीट क्रॉप बहुत ज़्यादा थी, बाहर से वीट इंपोर्ट कर ली, इसमें या करप्शन है तो या नालायकी है, इसके अलावा तो दूसरा लफ्ज़ इसके लिए है नहीं। उससे वीट क्रॉप्स की जो प्रोड्यूस थी वो तो हो गई, लेकिन उसका ख़रीदार कोई नहीं था। कीमतें 4-5 हज़ार से गिरी हैं, ज़मीन पे आ गई 2.5-3 हज़ार पे। उससे इस दफ़ा खौफ है कि वीट क्रॉप कितनी होगी। कॉटन के ऊपर फियर है कि कॉटन शायद हम पिछले 10-15 सालों में लोएस्ट क्रॉप इस साल लेंगे। वेदर के और बेशुमार दीगर उसके असरात हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए कि अपना जो एग्रीकल्चर एरिया है जिसके ऊपर हम फसलें बो सकते हैं या मज़ीद ज़मीन जिसको हम नहरी बना सकते हैं उसके ऊपर काम करें। तो एक SIFC ने एक प्लान बनाया कि कुछ नई नहरें निकालते हैं, और नई नहरें निकालने के लिए जो एक आपके पास दस्तयाब ज़रिया है वो दरिया सिंध है, जिससे नहरें निकाल के आप कुछ इलाके को सैराब कर सकते हैं। सिंध में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज जो आवाज़ आई है वो सबसे ज़्यादा तगड़ी आवाज़ भी है और बहुत ज़्यादा एक वार्निंग वाला मैसेज कहना चाहिए। सदर जो है जॉइंट सिटिंग से खिताब करते हुए एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते होते हैं, और उसी पॉलिसी स्टेटमेंट में वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अपोजिशन ने बहुत एहतजाज किया उनके खिताब के ऊपर जॉइंट सेशन से, जो रवायती तौर पर तमाम अपोजिशन 90 की दहाई से गो बाबा गो के नारे लगना शुरू हुए थे गुलाम इसाक के ख़िलाफ़, तो तब से लेकर आज तक ये सिलसिला रुका नहीं। लेकिन आज सदर साहब ने कहा कि नहरों के ऊपर ये सुन लीजिए। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up
with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federated जी, ये सदर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि यकतरफ़ा फ़ैसला जो है नहरें निकालने का दरियाए सिंध से, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ जो प्रोग्राम में शुरका हैं सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं साहब, आप जो कंसर्न्स शो किए हैं सदर साहब ने नहरें निकालने के हवाले से, आपके उसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर हम किसी हद तक समझ जाएं पाकिस्तान का प्रॉब्लम, तो फिर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़रा खुले दिमाग और बड़े उसे करना पड़ेगा। अब सिंध का एक बड़ा मसला है कि उसको जो पानी आता है, हुआ ये है कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो बंद कर दिए गए थे, वेस्टर्न रिवर्स कर दिए थे। अब वेस्टर्न रिवर, जो ईस्टर्न रिवर है, जो कि मेनली टुवर्ड्स सिंध, जो ईस्ट की तरफ ज़्यादा आता है, उस तरफ ज़रा वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी। तो ये वो सारा पानी जो ऊपर से आता है और फिर नीचे जाता है, और अगर आप एक ख़ास अमाउंट ना नीचे जाने दें तो वहाँ से दरिया भी ऊपर की तरफ आता है और ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा, इसमें यह है कि जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तो ये तकरीबन गुड्डू से 350 किलोमीटर्स नॉर्थ पे चश्मा है, वहाँ से ये पानी को छोड़ते हैं, जिसको 7 से 10 दिन लगते हैं सिंध पहुँचते हुए। ठीक है। अच्छा, इसको आप एड्रेस, और दरमियान में फिर लोगों ने ट्यूबवेल लगाई हुई है तो कुछ पानी कम हो जाता है, एंड सो ऑन। अब अगर हम इसको एड्रेस करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोट मिठन के इलाके में वहाँ पे जाके हम एक बैराज बनाया जा सकता है। वहाँ से अगर आप पानी छोड़ेंगे तो विद इन आवर्स सिंध को पहुँच जाएगा और उसमें से पानी कम भी नहीं होगा। अच्छा, वहाँ से पिट फीडर से आप बलूचिस्तान को भी वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर अगर आपको पानी वहाँ से वापस आता है, आप समझते हैं कि पानी उतना नीचे नहीं जा रहा, तो आप सिंध के साहिल पे आप वहाँ पे एक डाइक बना सकते हैं, जैसे हॉलैंड में बना हुआ है। उससे आपकी एरोजन, लैंड एरोजन ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सिंध के साथ जो डेल्टा है, वो जो डेल्टा एरिया जहाँ पे झींगा और जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और आपका अच्छा बेहतर झींगा मछली। नहरें निकालनी चाहिए। नहरें निकालने के लिए अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट गेम खेलनी पड़ेगी, थोड़ा डिफरेंट तरीका करना पड़ेगा। आपका जो पानी आता है, ये याद रखें, तरबेला से ऊपर वाला पानी जो मेनली ग्लेशियर का होता है, उसमें अराउंड 10% बारिशों का है, मेनली वो है। ज़्यादा बारिशों का उससे नीचे वाला है। उसको आपने कहीं पे जमा करना है और वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने उसको डाइवर्ट करके टुवर्ड्स जेलम से होते हुए ईस्टर्न रिवर्स के अंदर डालना होगा। उससे फिर आपकी ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। और ये याद रखें, इसके साथ अगर वो सारी चीज़ें आपके एड्रेस हो सकती है तो तब आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप इसको ये नहरें निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी जो जिसके हर एक जिक्र कर रहा है। और ये बेसिकली बात हो रही है बगैर सोचे समझे, आप नी जर्क रिएक्शंस कर रहे हैं। ये जो नहर निकालने की बात कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस जैसे मर्जी हो, ये ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके लिए भी, मुल्क के लिए भी, सिंध के लिए भी। शाहनवाज रांझा साहब, आप बताइए। देखिए, अगर आप जिस तरह आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर जो है आपका अंडर कल्टिवेशन जो एरिया है, अंडर हार्वेस्ट एरिया जो है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है स्ट्रेंथन हो। हम वो एरियाज़ जो पाकिस्तान में आज तक जो कि बिल्कुल डेजर्ट्स पड़े हुए हैं और उन अनअटेंडेड हैं, पानी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़राअत नहीं है, उनके पास लो इनकम और पावर्टी का वो शिकार है, वो सारा तबका वो इलाकों का। तो अगर उनको आप एक लाइफ लाइन दे रहे हैं, और ऐसी लाइफ लाइन जो है अगर वो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, अगर आप देखिए कोई भी बात इसका ये नहीं प्रॉब्लम कि ये काम नहीं हो सकता। देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक ये मामला CCI में डिस्कस हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई एतराज़ है। आपने CCI का नाम लिया, मैं आपसे यही बुनियादी तो सवाल करने जा रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन्हीं जैसे इश्यूज़ के लिए जहाँ प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल, तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठे और वहाँ इत्तेफाक राय पैदा करके आप उठें। तो फिर ये रास्ता क्यों नहीं हमारे वो पार्टनर्स हैं, और बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तरफ से ये इशू जो था एजेंडा आइटम में आना चाहिए था। और अगर मिनिस्टर जो हैं इंटर प्रोविंशियल हार्मनी, जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है, उसकी रोशनी में अगर आप ऐसी नहरी निकालना चाहते हैं तो आपको इसको खुद ही CCI में ले जाना चाहिए था ताकि कोई तनाज़ा पैदा ही ना हो। देखिए ये चीज़ें अब मुझे एक डैम हमने इसी सियासी तनाज़े की नज़र किया हुआ है कालाबाग, इस पे ना उसमें प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं है लेकिन सियासी तनाज़ा हमने पैदा कर दिया हुआ है। अगर आपके
आपके पास एडिशनल पानी है, क्योंकि जो वाटर रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास एडिशनल वाटर अवेलेबल होता है। अब आप एडिशनल वाटर को एड्रेस करने के लिए जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ओवर एंड अबव पानी आपके पास है तो फिर उसके लिए अगर आप ये करते हैं तो देन इट इज़ जस्टिफाइड। अब अगर उसके ऊपर उनको एतराज़ात हैं, तफजात हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुराद अली शाह साहब को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी हम भी करने के लिए तैयार हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू देम बिकॉज वो हमारे पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ लेकिन मोहसिन साहब ये इशू के ऊपर बात आइडियल अरेंजमेंट ये होता है कि आप इत्तेहादी हो हुकूमत में, आप और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, तो अगर इत्तेहादी रहते हुए आप ये काम ना कर सकें तो जब एक दूसरे की हुकूमतें मुखालिफ होंगी फिर तो आप छेड़ ही नहीं सकते। देखें, एक सिंध में हमेशा से चाहे पानी वाला इशू ना भी हो ना, एक इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स भी होती है। सिंध में हमेशा से जो लोकल और वो जो मकामी जमातें हैं वो हमेशा से इस पानी वाले इशू के ऊपर सियासत भी करती हैं और उस पर बड़ी पार्टी को बोलना भी पड़ता है ताकि ऑडियंस जो है उसको कन्विंस और मुतमिन रखा जाए। वेयर एज कई हलकों में ये पता होता है कि ये सिर्फ क्योंकि वहाँ पे नीचे इसकी अवेयरनेस नहीं है, एक पुराना नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया और एक बयानिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है ग्रास रूट टीयर पे, उसको एड्रेस करने के लिए बाज़ दफ़ा इस तरह की बात की जाती है। वेयर एज अगर आप कभी इंडस के अंदर जाएं और वाटर को पूरा एवेल्युएट करें और देखें, क्योंकि वो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो सारे रिवर्स हैं वो वहाँ पर जिस तरीके से फ्लो जा रहा है सखर बराज के ऊपर, तो काफी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं अगर फैसला लेना होता तो मैं इसको पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाता, इसको सिंध को ऑन बोर्ड करता और फिर मैं इस फैसले को लेता। मैं ये काम ना करता कि पहले ऐलान कर देता, बाद में देखता कि सिंध रिएक्शन देता। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि जरदारी साहब की और शहबाज साहब की, बिलावल साहब की इस इशूज़ के ऊपर कई मीटिंग्स पहले भी 1-2 दफ़ा हुई हैं और आई थिंक आज भी एक शेड्यूल्ड है मीटिंग बिलावल की और शहबाज साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी एन एमिकेबल सोल्यूशन आएगा ज़रूर। लेकिन वहाँ पे जो मैंने आपको वही बताया कि जो इसका सियासी जरदारी साहब ने जो बात की, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी आवाम है वहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत एंग्जाइटी है तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल ज़रूर बात की है, बट वेयर एज ये इन रियलिटी ये वो चीज़ें वो नहीं हैं जो कि प्रैक्टिकली तौर पे वहाँ पर जिसके कोई रिप्रिकॉशंस हो और पानी की शॉर्टेज हो जाए सिंध में, जिससे सिंध की आवाम को कोई नुकसान पहुँचे। सियासी तौर पे इस चीज़ को बहुत वहाँ पे हैमर किया जाता है। वैसे सियासत ही तो बेड़ा गर्क करती है सर। कालाबाग डैम हमारे सामने मिसाल है, अगर उस पर सियासत ना खेली जाती तो शायद वो डैम अब तक वो बिजली पैदा कर रहा होता, पानी भी हमें ज़ख़ीरा दे रहा होता। कैसे बचा जाए सियासत? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जो मैक्सिमम जो पानी गुजरता है पाकिस्तान से वो 145 MF मिलियन एकड़ पानी गुजरता है। पाकिस्तान जो नॉर्मली जो इस्तेमाल करता है या जो यूटिलाइज करता है वो 102 और 105 के दरमियान में है। ठीक है, तकरीबन ये 30 जो है ना, ये एक किस्म का ज़ाया करता है हर साल, और ये वो पानी है जो बारिश का पानी आता है उस लिहाज से। सिंध में इसमें जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं ना, उनका ख्याल है कि कुछ इसमें से मिलियन एकड़ समंदर में गिरना चाहिए ताकि उनके वो सी इंट्रूजन वगैरह ना हो और इस तरह की चीजें ना हो। उसके लिए डाइक, देखिए देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम ना, लेकिन अगर आप वो जो आपने शुरू में कहा था ना कि ये नालायकी है या वो क्रिमिनल एक्ट है, ये दोनों है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कालाबाग डैम एक ऐसी जगह पर वाक़या है कि जहां पे अगर पानी आ जाता है तो अब अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात बताता हूं। पाकिस्तान के पास तकरीबन 80-85 मिलियन एकड़ रकबा है जिसको इसने आबाद करना है। हम लोग करते हैं 40 मिलियन एकड़। 102 मिलियन एकड़ फुट के पानी से हम 40 मिलियन एकड़ रकबा हम ज़रात के लिए करते हैं। आपको पता है इजिप्ट में जो आसाम डैम है वो 37 मिलियन एकड़ फुट के पानी से वो 80 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करती है। उनके पास हमारे से 1/3 पानी है और वो हमसे डबल जगह को आबाद कर रहे हैं। हम क्या करें? हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारा जो सदर्न केपी है उसको हमने लिफ्ट इरिगेशन की है, जिसका मतलब है हमें पर एकड़ फुट जो पानी हमें जो हम दे रहे हैं उनको, वो हम तकरीबन 1500 रुपए दे रहे हैं एज अपोज टू ग्रेविटेशनल जो कि 500 रुपए होना चाहिए। अगर कालाबाग डैम बनता है आपके 3 मसले हल होते हैं। मैं दोबारा आ जाता हूं। नंबर 1, आपका ये जो सारा तकरीबन 20 से 30 मिलियन एकड़ फुट पानी हो जाता है। नंबर 2, आपके पास ज़खायर हो जाते हैं। ये याद रखें, आहिस्ता आहिस्ता बारिश की आपके जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे, आपने कहीं ना कहीं रिजर्वर करना है। वो आपको तकरीबन 7 से 8 मिलियन एकड़ पानी आपको रिजर्व कर सकता है। फिर आप इसको जब आप डाइवर्ट करेंगे टूवर्ड्स झेलम, आप वहाँ से मंगला को आप बंद कर देंगे। जो मंगला हर 4 साल भरता है वो हर साल भरना शुरू होगा। इसी पानी को डाइवर्ट करते हुए आप सतलज ब्यास की तरफ ले जाएंगे और आप
आपको दूसरी चीज़ जहाँ पे मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि किसी ज़माने में ये चोलिस्तान और ये इस तरफ गुजरती थी जो सिंध के वो है, वहाँ से हाकड़ल रिवर गुजरता था, बहुत पुराना, कोई 2000 साल 1000 साल पहले की बात है। उधर से आप उसको सैराब कर सकते हैं और वहाँ से इस सारे पानी को लेकर जा सकते हैं और आपके पास उस लिहाज से बेहतरीन जगह है। डाइक बना ले, एरोजन खत्म हो जाती है, इसको बना ले, आपके पास ज़खायर हो जाते हैं, आपके पास सारी चीज़ें आनी। तो बुनियादी तौर पे काला बाग की भी ज़रूरत है, सी इंट्रूजन से बचने के लिए डाइक बनाने की भी ज़रूरत है, और नहरी पानी के इस्तेमाल के लिए सियासी तबाह के राय की ज़रूरत है।